Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So यार हम लगातार 3 वीडियोस पहले 12th के लिए लेकर आ रहे हैं. वन शॉट बनाने में थोड़ा समय लगता है यार, और 3 वीडियोस 11th के लिए लेकर आ रहे हैं. तो अभी तक हमने 3 वीडियोस आपको 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के प्रोवाइड कर दिए हैं. आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आने वाले हैं काफी बड़ा, काफी डिस्क्रिप्टिव चैप्टर रहने वाला है, और क्लास 11th इकोनॉमिक्स का ये सेकंड चैप्टर है जिसको हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते भी हैं. अब मेरी बात समझना, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के वीडियोस क्यों नहीं आ रहे. वो भी आएंगे, बस थोड़ा सा समय आपको देना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान्ड है, और अब तो इंग्लिश के भी वीडियोस आपको इसी चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं. एंड बिफोर आई बिगिन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे साथ लाइव प्रिपेयर कर सकते हैं टाइटन्स कोर्स के अंदर, जिसके अंदर हम और मेरी टीम साथ में मिलकर आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे. साथ ही के साथ 3 बुक सेट्स आपके घर पर भी हम डिलीवर करने वाले हैं. एंड डू नॉट वरी, जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सब का आपको रिकॉर्डेड एक्सेस भी मिल जाएगा बच्चापाड़ी. और आप हमारा एप्लीकेशन एंड्रॉइड से और iOS दोनों से ही डाउनलोड कर सकते हैं. और जिन बच्चों को फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए वो हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल कंटेंट पर चले जाएंगे, तो उसमें आपको क्लास 11 के सारे ही सब्जेक्ट के फ्री कंटेंट अवेलेबल करा दिया जाएगा. तो चलो भाई, अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक. चलो बच्चा पार्टी, आज जब हम इस चैप्टर के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं तो हम ना एक इंसान की फितरत के बारे में पहले बात करते हैं. जैसे जो ह्यूमन वांट्स होती है ना, एक इंसान की जो इच्छाएं होती है ना, वो अनलिमिटेड होती हैं. जैसे मैं अपने बारे में ही बात करूं, जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था मेरे पास एक बाइक हो जाएगी तो मेरी जिंदगी एकदम बढ़िया सेट हो जाएगी. बढ़िया बाइक में घूमेंगे और जिसको भी घुमाना है उसको पीछे बैठा के घुमा लेंगे, बढ़िया जिंदगी चलती चलेगी. बाइक आ गई, फिर लगा नहीं, बाइक से काम नहीं बन रहा है यार, एक कार होनी चाहिए तो मजा आता. फिर मैंने एक कार खरीदी, मतलब अपने पैसों से. पहली कार 2016 में खरीदी थी, XUV 500. तो भाई वो खरीदी, वो कार चलाई, लगा था यार बढ़िया है, लेकिन अगर फॉर्च्यूनर होती, आय हाय हाय, मजा आ जाता भाई जिंदगी में. तबीयत खुश हो जाती, तबीयत खुश हो जाती भाई, वैसा लगता. फिर भाई 2026 में मैंने फॉर्च्यूनर खरीदी, और अब दिमाग में लग रहा है नहीं भाई, फॉर्च्यूनर तो ठीक है, लेकिन अगर ई क्लास होती ना आज मर्सिडीज की, तो भाई क्या ही कहने थे, क्या ही कहने थे, मजा आ जाता भाई. तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या बता रहा है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. हमेशा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होती है. तो मैंने लिख के दिखाया, वांट्स इज एन इफेक्टिव डिजायर फॉर अ पर्टिकुलर थिंग व्हिच कैन बी सेटिस्फाइड बाय मेकिंग एन एफर्ट टू एक्वायर इट. ठीक है ना, कि वांट है क्या, डिजायर है क्या, कि भाई हमको लेट्स से कॉफी पीनी है, ब्लैक कॉफी पीनी है, मेरी डिजायर है. कॉफी मैंने मेहनत की, कॉफी बनाई और पी लिया. तो मेरी ह्यूमन वांट्स के बारे में तो मैं बता दूं, वो डिजायर जो सेटिस्फाई की जा सकती है थोड़ा एफर्ट लेने से. लेकिन ये भी बात आपको समझ में आई कि ह्यूमन वांट्स कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती. कभी भी पूरी तरीके से एक वांट सेटिस्फाई होगी, दूसरी वांट अपने आप जन्म ले लेगी. अब वांट्स का क्लासिफिकेशन भी ना 2 पार्ट में किया गया. अब देखो, तुम्हें ये नोट्स बढ़िया लग रहे हैं, मुझे पता है, तो ये नोट्स तुम फ्री स्टडी मटेरियल से जाकर डाउनलोड कर लेना. फ्री है सबके लिए भाई, ऐप डाउनलोड करो, फ्री स्टडी मटेरियल से उसको उठा लो, बढ़िया बढ़िया. अब वांट्स की अगर बात करें बेटा, तो 2 तरह की वांट्स है. एक तो है प्राइमरी वांट, मतलब जिसके बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते, रोटी कपड़ा मकान टाइप्स, ठीक है ना, फूड शेल्टर सिक्योरिटी, वो. और दूसरा है सेकेंडरी वांट्स. सेकेंडरी वांट्स का मतलब क्या होता है, जो कंफर्ट देती है, जो लग्जरी देती है हमें, उसे हम लोग सेकेंडरी वांट्स में. जैसे कार मेरे लिए सेकेंडरी वांट है, लेकिन फूड वगैरह मेरे लिए प्राइमरी वांट होने जा रहा है. तो वांट फॉर दोज विच आर नेसेसरी फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, उसे हम लोग बोलने वाले हैं प्राइमरी वांट. और सेकेंडरी वांट किस चीज के लिए है, जो कंफर्ट और लग्जरीज के लिए होगा. अब बेटा जी, अगर हम बात करें यहां से फीचर्स क्या होते हैं ह्यूमन वांट्स के, बहुत 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 एकदम टू द पॉइंट आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं मैं. कोई भी ऐसे एग्जैजरेट करके आपको कभी भी पढ़ाने का मेरा स्टाइल रहा ही नहीं है. मैं टू द पॉइंट कंटेंट लेकर आऊंगा. जितनी बात तुम्हारे इम्तिहान के लिए जरूरी है उतनी बात ही आपसे करी जाएगी. एंड दिस इज द बेस्ट अवेलेबल मटेरियल जो आपको पूरे ISC बोर्ड के ऊपर फोकस करते हुए मिल रहा है.
ठीक है ना, जाकर फ्री में डाउनलोड कर डालो बेटा, ठीक है ना। अभी क्या बोल रहे हैं, फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट से पहला फीचर क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, एंडलेस। एक वांट खत्म होती है, दूसरी वांट अराइज हो जाती है। फिर क्या होता है, वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर मेरे को कार की वांट है तो पेट्रोल, कार का मेरे को कार चाहिए, ई क्लास चाहिए, तो पेट्रोल डीजल की वांट ऑटोमेटिकली हो जाएगी यार। एक चीज को कंज्यूम करने के लिए दूसरे चीज को खरीदना जरूरी पड़ जाता है यार। जैसे तुम चाय खरीदते हो लड़कों टपरी से, तो तुम उसके बाद क्या खरीदते हो, बन मक्खन। ऑब्वियसली सच बोल रहे हैं ना हम लोग, तो चाय के साथ बन मक्खन यार कॉम्प्लीमेंट्री हो गया भाई। समझ में आ रही तुम्हें, क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई। आगे बढ़े, उसके बाद क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वांट्स, मतलब एक वांट को दूसरी चीज सब्स्टिट्यूट कर सकती है। जैसे उनको कॉफी पसंद है, तुमको चाय पसंद है, तुमने चाय के साथ बेवफाई करके कॉफी पीना शुरू कर दिया। अरे मतलब टेक इट इजी बेबी, टेक इट इजी। कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं, हो सकता है मेरी वांट कोई ड्रिंक पीने की है, मान लो हॉट ड्रिंक पीने की है, तो मैं चाय पी लूं, या चाय नहीं पीने का मैंने कॉफी पी लिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया वांट्स। तो सब्स्टिट्यूशन भी होता है वांट्स का। जैसे मैंने बोला ई क्लास चाहिए, ई क्लास ना लेके 5 सीरीज BMW ले ले। लड़कों तुम बताओ, ई क्लास अच्छी लगती है, 5 सीरीज चलती है? कमेंट सेक्शन में ऑल द बॉयज। वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, एक वांट दूसरे वांट से लड़ रही है यार। देखो पैसे लिमिटेड है भाई, पैसे अपने पास लिमिटेड है। अब उन्हीं पैसों से या तो मैं एक स्पेन की ट्रिप कर लूं, या उन्हीं पैसों से मैं सेविंग करके लेट्स से एक कार खरीद लूं। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो एक वांट दूसरी वांट से कॉम्पिटिटिव लड़ाई करती थी, कौन सी ज्यादा यूजफुल है, कौन सी ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने वाली है, एक इंसान वो वाली वांट पहले सेटिस्फाई करता है। तो वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, क्या ये भी बात तुम्हें समझ में आ गई है। अगला है वांट्स मल्टीप्लाई, ये बिल्कुल सच बात है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद द इन्वेंशन, नई नई चीजें आती, यानी पहले आईफोन नहीं थे, अब आईफोन आ गए, आईफोन की फालतू में डिमांड बढ़ गई, तो धीरे धीरे आपकी वांट्स मल्टीप्लाई होती चली आती। यार देखो अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो, आगे चल के तुम एसआरसीसी में पढ़ने जाओगे, सीयूटी की प्रिपरेशन कराऊंगा, आईपी मैट की प्रिपरेशन कराऊंगा, और तुम्हें मैं बढ़िया आईएम्स में एसआरसीसी में लेकर चला जाऊंगा, तुम बढ़िया बढ़िया पैसे कमाओगे, 20 लाख 25 लाख रुपए का पैकेज लगेगा तुम्हारा। तो तुम क्या करोगे उसके बाद, तुम करोगे खर्चे पे खर्चे, तो तुम्हारी वांट्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर। आगे क्या है, वांट्स लिकर, अभी तुमने सुबह खाना खाया, शाम को तुम्हें लगा यार वापस से कोई बढ़िया खाना खिला दे तो मजा ही मजा आ जाए, तो वांट्स क्या होती है, बार 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 रिकरेंस होता है, मतलब दे अपीयर अगेन एंड अगेन। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को एकदम बेहतरीन तरह से। चले बड़े आगे बढ़ते हैं। सिंगल वांट कैन बी सैटिस्फाइड, ठीक है ना, सारी वांट को तो सेटिस्फाई करना नामुमकिन है, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, स्कार्सिटी अराइज होती है, लेकिन कोई एक वांट, कोई एक इच्छा हमेशा पूरी की जाती है। इट इज डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स, बट विद लिमिटेड रिसोर्सेज अ सिंगल वांट कैन बी सेटिस्फाइड। इसीलिए कैदी की भी आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एक वांट को सेटिस्फाई किया जा सकता है। सम वांट्स कैन बी पोस्टपोन्ड। अब जैसे तूने पापा से बोला, पापा सोच रहा हूं एक बढ़िया सी बाइक आप मुझे दिला दो मेरे हैप्पी बर्थडे में, मेरा बर्थडे आ रहा है जुलाई में, और बढ़िया सी एक मुझे बाइक दिला दो तो तुम वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो जाओगे। पापा तुमसे क्या कहेंगे, बेटा बेस्ट पापा तो मैं हूं, लेकिन तुम्हें बाइक नहीं दिलाऊंगा, जिस तरह से तुम्हारी पढ़ाई चल रही है तुम्हें मैं एक टिर्री ई रिक्शा जरूर दिला दूंगा, बढ़िया सवारी बैठाना, कोचिंग ले जाना और पैसे कमा लेना। तो ऐसा भी पापा कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, पापा बोल सकते हैं नहीं नहीं बेटे अभी तुम बाइक मत लो, बाइक तुम फेयरवेल के बाद ले लेना या कॉलेज में चले आना तब ले लेना। तो मतलब उसकी जो वांट है वो पोस्टपोन की जा सकती है। तो सम वांट कैन बी पोस्टपोन व्हाइल अदर्स कैन नॉट बी पोस्टपोन। जैसे टीवी की पोस्टपोन की जा सकती है वांट, और लेट्स से मेडिसिन अगर है या स्टेशनरी है तो उसकी वांट को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। अगला लिखा है वांट्स डिफर इन देयर अर्जेंसी। अरे किसी एक चीज की जरूरत लेट्स से तुरंत हो सकती है, सुबह सुबह तुम्हारा एग्जामिनेशन है और तुम्हें पेन चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, उसकी वांट बहुत अर्जेंट है यार, तुरंत कंज्यूम करना ही पड़ेगा। और हो सकता है फेयरवेल में तुम किस तरह का सूट पहनोगे वो उतना अर्जेंट नहीं है आज डिसाइड करना। क्लियर है नहीं? लड़कियों के लिए तो बहुत अर्जेंट है सर, मैं तो अभी से टेंशन में हूं कि सर मेरे स्कूल में इतना अच्छा फेयरवेल होता है सर, मैं किस कलर की साड़ी पहनूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे लड़कियों अभी छोड़ दो इस सारी बातों को, अभी पढ़ते हैं आगे। तो सम वांट्स आर
urgent while others are not. Want remains ahead of availability of goods and services. ये बिल्कुल 16 आने सच वाली बात है. कहने की बात क्या है कि हमेशा लोगों के पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम होते हैं और जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा होती है. तो जब इच्छाएं ज्यादा होंगी, रिसोर्सेज कम होंगे, तो कौन सी प्रॉब्लम का जन्म होता है? स्कार्सिटी की प्रॉब्लम का जन्म होता है. सब बच्चों को समझ में आया यहां तक वांट क्या है? अब आते हैं कंजम्पशन के बारे में. सर इतनी अच्छी अच्छी फोटो बना रहे हो, भूख लग जा रही है सर देखकर. अभी जैसे मैं तुमको थोड़े दिन पहले की ही बात बताता हूं. थोड़े दिन पहले मतलब ये सैटरडे संडे को, इस सैटरडे को मैं अपनी वाइफ को लेके मार्केट शॉपिंग करने गया. अब शॉपिंग करने गई थी मैडम अपने बच्चे के लिए 2-3 कपड़े खरीदे थे. उसका बर्थडे था. मैंने कहा ठीक है. अब बर्थडे है बिटिया का मेरी, शॉपिंग कर रही है बीवी लगातार लगातार लगातार. क्या क्या खरीद के लाई? बहुत सारे कपड़े अपने लिए, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, बहुत सारे सब्जी और घर का राशन. और फिर याद आया, ओ माय गॉड, मैं तो बिटिया के कपड़े लेने आई थी. ओ शिट, व्हाट इट इज? दिस इज नोन एज कंजम्पशन. डायरेक्ट यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स. ठीक है ना? वो सारे गुड्स जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो. कंज्यूम का मतलब खाना ही नहीं होता है. अभी टी शर्ट है, मैं खाता थोड़े ना, पहन के रखा है भाई. ये भी एक कंजम्पशन है. जैसे ये देखो, दीदी मार्केट से सब्जियां खरीद रही हैं, कपड़े खरीद रही हैं. ये सब क्या है? कंजम्पशन का एक रूप है. बात समझ में आ रहा है? चले भाई, अब आते हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन. अब बाबू ये सस्टेनेबल कंजम्पशन किस चिड़िया का नाम है? सस्टेनेबल कंजम्पशन का मतलब है सामान को कंज्यूम करो, लेकिन फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी कोई चीज रख दो. मतलब कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच मीट द नीड ऑफ पीपल एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट हैविंग any adverse effect on environment and needs of future generation. तुम्हें समझ में आ गया कि मतलब हमें इस तरह से प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है जिससे फ्यूचर की जनरेशन जो आ रही है उसके लिए किसी भी प्रकार की स्कार्सिटी ना हो, उसके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहें. सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं? एकदम बढ़िया बढ़िया लग रहा है. अब आते हैं बढ़िया बढ़िया बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कंजम्पशन. कंजम्पशन करने का इंपैक्ट क्या होता है? हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, क्या हो रहा है उससे? पहला चीज, सबसे पहला प्राइमरी मोटिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंजम्पशन है. इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको पता है ना, जो जिस चीज में पैसे इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है ना? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सके वो कैसे मुमकिन है? कंजम्पशन. अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बनाएंगे कैसे? प्रोड्यूसर्स बनाएंगे नहीं तो मार्केट में रोजगार कैसे मिलेगा? तो सबसे बड़ी चीज जो बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी है उसे हम कंजम्पशन कहते हैं. और कंजम्पशन इज द एंड पर्पस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. कोई भी काम कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? कंज्यूम करने के लिए. इंडेक्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग कैसे, जो लोग जिस तरह के प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं वैसे ही उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होती है. एंड कंजम्पशन इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. मैंने कीवर्ड को भी हाईलाइट कर दिया, तो नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है भैया, डाउनलोड जरूर से जरूर कर लेना आप लोग. ठीक है ना? तो ये थे कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ कंजम्पशन. अब हम बढ़ते हैं यूटिलिटी की तरफ, और ये शाहरुख खान जैसे आपको समझ में आएगा. यूटिलिटी का मतलब क्या है? अगर मुझे बहुत तेज से कॉफी पीने का मन कर रहा है और मैं कॉफी पी लूं, वाह भाई वाह, कॉफी पी ली, ये क्या है? इसने मेरी वांट को सेटिस्फाई किया. ऐसी कोई भी सामग्री जो आपकी इच्छाओं को प्रतिपूर्ण कर सके. ओ माय गॉड सर, सो मच हिंदी. मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी, और इसको मेजर करते हैं यूटिल्स के टर्म में. क्या सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? यूटिलिटी किसको बोलते हैं? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी. क्लियर? समझ में आ रहा ना बाबू? चलो बेटा जी, यूटिलिटी तो तुमको मैंने बता दिया. अब फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के ऊपर आते हैं कि यूटिलिटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सबसे पहली, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव का मतलब हो सकता है किसी एक चीज की लिए मेरे लिए बहुत जरूरी हो, वो मेरे लिए उसकी यूटिलिटी ज्यादा हो, और वही सेम कमोडिटी की यूटिलिटी तुम्हारे लिए, जैसे मुझे चाय बहुत ज्यादा पसंद है तो चाय की यूटिलिटी मेरे लिए ज्यादा है, और हो सकता है तुम चाय लवर ना हो और तुम्हारे लिए चाय की यूटिलिटी बहुत कम हो. तो इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड एंड आइडेंटिफाइड, इट रिसाइड्स इन द माइंड ऑफ द पीपल. मतलब लोगों के हिसाब से
अलग अलग चीजों की अलग अलग इंटेंसिटी और यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। अब मैं ये नहीं बोल सकता ओ माय गॉड मैंने चाय पिया और मेरे को इतना सेटिस्फैक्शन मिल गया, 2 किलोमीटर का सेटिस्फैक्शन मिल गया, 3 किलो, व्हाटएवर एसआई यूनिट, देयर इज नो पर्टिकुलर एसआई यूनिट। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि मुझे कितना मजा आया है, तो इट इज नॉट मेजरेबल इन ऑब्जेक्टिव टर्म। ठीक है ना, जैसे कि थर्मामीटर से चेक कर सकते हैं कि बुखार कितना है, वैसे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं जिससे ये चेक कर सकते हैं कि तुम्हारा सेटिस्फैक्शन कितना है। ओ माय गॉड, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा है, यूटिलिटीज रिलेटिव। मैंने ये भी बताया, इट मतलब हो सकता है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की एक समय पर मेरे लिए बहुत यूटिलिटी हो और वही पर्टिकुलर कमोडिटी की मेरे लिए बाद में कोई भी यूटिलिटी ना हो। जैसे कि तुम बात समझो, स्टेशनरी तुम एग्जाम टाइम में लेकर जाते हो ना, पेपर पेन पेंसिल ये सब लेके आते हो, उसकी बहुत जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही तुम आखिरी एग्जाम देकर आए, स्टेशनरी की तुम्हारे लिए कोई भी जरूरत नहीं। तुम बोलोगे अब इस स्टेशनरी को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा भाई। तो कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर सामान की एक टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंस है, वैसे ही उसी पर्टिकुलर सामान की किसी दूसरे टाइम पर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इट इज रिलेटिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आगे, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। भाई जैसे यहां पे एग्जांपल दिया है लिकर का, हमारी बुक में भी एग्जांपल दिया, लिकर शरीर के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है ना रे बाबा, दारू नहीं है रे बाबा, दवाई है। ये झूठ बात है। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, लिकर की जरूरत है नहीं, वो यूजफुल चीज नहीं है, लेकिन उसकी यूटिलिटी है। जितने भी शराबी लोग हैं उनको लिकर बहुत सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है, हालांकि वो यूजफुल उनके लिए नहीं है। तो यूजफुल अलग, यूजफुलनेस अलग चीज है, यूटिलिटी अलग चीज है, जो कि मैंने इस एग्जांपल से आपको क्लियर करके समझा दिया है। ठीक है ना बच्चों बाड़ी? आगे बताते हैं, नो मॉरल और लीगल कॉनोटेशंस। तो यूटिलिटी में कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं होता। ठीक है ना, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हो सकता है सेटिस्फैक्शन ऐसी चीज से मिल रहा हो जो अनएथिकल हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो इट इज न्यूट्रल बिटवीन गुड एंड बैड। जैसे स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वो खराब है, इंजूरियस टू हेल्थ है, लेकिन जो स्मोकर्स हैं उनको वो सेटिस्फैक्शन देता है, इसलिए वो ये चीज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, तो देयर इज नो मॉरल और लीगल कॉनोटेशन। समझ में आ रहा है? एक एक बात आंखों के रास्ते तुम्हारे दिल में जा रही है ना भाई? जल्दी से बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन भर दो भाई। चलो अब बात करते हैं, ये टोटल यूटिलिटी किस चिड़िया का नाम है। हालांकि क्लास 12th में जब आओगे तो इसको बहुत डिटेल में मैं लेकर तुमको सवारी कराऊंगा और मजा आ जाएगा। चैप्टर नंबर 3 होगा जब आप क्लास 12th में आएंगे ये तो। अच्छा, टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? मैंने एक कप चाय पी, मुझे टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिला, उसे टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। मैंने एक कप चाय पी, मैंने दूसरे कप, ग्लास थोड़ा अजीब टाइप का, अरे वो पानी का ग्लास है, ऑफिस से बना रहा हूं यार वीडियो। तो एक कप चाय पी, दूसरे कप चाय पी, दोनों कपों में क्या सेटिस्फैक्शन में जो डिफरेंस आया उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? एक यूनिट कंज्यूम करके जो टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ उसे टोटल यूटिलिटी, और दो कंजम्पशन के बीच में जो डिफरेंस है उसे क्या बोलेंगे हम? मार्जिनल यूटिलिटी। लिखा है टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सैटिस्फैक्शन derived from the amount of commodity consumed। और marginal utility क्या होता है? It is the additional utility arising from consumption of one or more unit। इसको निकालते कैसे हैं? TUN minus TUN minus 1। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बताऊंगा, और एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, चेंज इन TU डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। एकदम क्लियर है? चलें भाई आगे बढ़ा जाए। अब TU और MU कैसे निकालेंगे? TU दे रखा है टोटल यूटिलिटी, तुम्हें मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। कैसे निकालना है? पहले पे तो डैश लगा दो, बिकॉज इसके प्रीसीडिंग कोई कंजम्पशन था नहीं। अब चेंज बताओ, 10 माइनस 0 कितना आएगा? 10। 17 माइनस 10 MU कितना आ जाएगा? 7। 21 माइनस 17 4। 22 माइनस 21 1। 22 माइनस 22 0। 19 माइनस 22 माइनस 3। तो तुम्हें अब TU से MU निकालना आ गया। आप सिमिलरली कमेंट सेक्शन में बताना क्या तुम MU से TU भी निकाल सकते हो। तो पहले में कितना आ जाएगा? 0, फिर 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 4 21। लाइकवाइज आप MU से भी TU निकाल सकते हैं। बस इतना सा तुम्हें समझना है, बिकॉज दिस इज क्लास 11, डिटेल में क्लास 12th में जाना है, तो अभी टेंशन नको। अब बात करते हैं ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है ना,
अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि भाई अब तुम बताओ, जब भी तुम्हें कभी भूख लगती है, मान लेते हैं आज तुम चीज बर्स्ट एक्स्ट्रा वगैंजा पिज्जा तुमने मंगाया है डोमिनोज से, मीडियम पिज्जा आया है, उसके अंदर 6 स्लाइसेस हैं, ओ माय गॉड, टॉपिंग्स एलपिनो की भी डलवा रखी है मस्त, और बगल में एक कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, और तुमने जैसे ही पिज्जा की पहली बाइट निकाली और खाने की कोशिश की, तुम्हें क्या आएगा? सर पता नहीं, अभी तो मुंह में पानी आ रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। तो मतलब कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे तुम पिज्जा कंज्यूम करते चले जाओगे मेरी जान, वैसे वैसे तुम्हारा सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा। पहला पिज्जा बाइट ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी, दूसरी उससे कम, तीसरी उससे कम, लगातार कम होता चला जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे हम यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, additional satisfaction will fall. So as more and more units of commodities consumed, MU tends to decline with every additional unit. अभी तुमने देखा भी, यहां पर मैंने शेड्यूल बनाया, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे MU कम होता जा रहा है। इसको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, और यह भी टॉपिक डिटेल में आपको क्लास 12 में लेकर जाएगा, क्लास 12 में लेकर जाऊंगा मैं। अब बात कर रहे हैं ये प्रोडक्शन क्या है। भाई फैक्ट्री में जब आप सामान प्रोड्यूस करिए, जैसे कप है, ये रिमोट है, ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं, इसमें रॉ मटेरियल लगता है, कुछ प्रोसेसिंग होती है, एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट इज डन। इस प्रोसेस को प्रोडक्शन बोलते हैं। तो द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब कुछ ऐसा करो कि प्रोडक्ट में यूटिलिटी क्रिएट हो जाए, मतलब ऐसा कुछ काम करो जिससे लोगों को आपका प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूम करने से सेटिस्फैक्शन डिराइव होने लग जाएगा, तो उसको हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। भाई देखो, मान लेते हैं लकड़ी पड़ी हुई है, अब लकड़ी को चेंज करके आपने फर्नीचर बना दिया, तो क्या किया आपने? फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट किया, आपने फॉर्म को चेंज कर दिया, वुड ब्लॉक था उसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे मैंगो का सीजन आता है जून जुलाई में, राइट? आपको दिसंबर में अगर खाना है तो हमने स्टोर कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि सेब मिलते हैं हमारे कश्मीर में और हम मनाली में मिलते हैं, और हमको लखनऊ में खाने हैं, तुम्हें पुणे में खाने हैं, कोलकाता में खाना है, तो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया। तो ये आप बात समझ रहे हो, कुछ भी अगर आप चेंज कर रहे हो जिससे यूटिलिटी क्रिएट हो जाए, उस प्रोसेस को प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर्स मतलब वो कौन कौन सी चीज है जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के दौरान चाहिए ही चाहिए होगी। सबसे पहले जमीन चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए, लेबर चाहिए काम करने के लिए, पैसा चाहिए आपको क्योंकि बिना पैसे के आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, और एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो ये पर्टिकुलर साइकिल को पूरा कम कर सके। जैसे कि अगर मान लेते हैं आगे चल के आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, आप आगे चल के बिजनेसमैन बनोगे, फैक्ट्री सेटअप करोगे, और लेट्स से तुम ये डिजिटल बोर्ड की फैक्ट्री बना रहे हो, तो डिजिटल बोर्ड की फैक्ट्री किसी जमीन पर लगेगी, वहां पे लेबर काम करेंगे, पैसा चाहिए होगा, और ऑल इन ऑल सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन चाहिए होगा। ठीक है, तो रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये 4 चीजें आती हैं, सबको समझ में आ गया। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहला, ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर सारी चीजें मिलकर एक साथ काम नहीं करेंगी तो कभी भी प्रोडक्शन अच्छे से नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कंबाइंड इन डिफरेंट वेज। ठीक है ना? हो सकता है कि कम पैसा लगे, ज्यादा लेबर लगे, और कम जमीन लग के काम हो सकता है। हो सकता है कोई अगर बिजनेस ऐसा है कि ज्यादा, अगर एग्रीकल्चर का बिजनेस करो तो ज्यादा जमीन लगेगी, ज्यादा लेबर लगेंगे, और कम पैसे लगने वाले। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही? तो अलग अलग तरह से आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कर सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन। ठीक है ना? जितनी भी फैक्टर सर्विसेज होती हैं, फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, ये क्या है? आपकी फैक्टर सर्विसेज हैं, ये सब प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, एंड दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब ये इनटेंजिबल नहीं होते, जमीन भी टेंजिबल है, पैसा भी टेंजिबल है, और साथ में एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस कर रहा है वो भी टेंजिबल है, और साथ में लेबर भी टेंजिबल है। ठीक है ना बेटा? आगे बात करते हैं
प्राइस का क्या मतलब है। तुम देख रहे हो ये जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये तुमको एक तरह से लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं मैं इकोनॉमिक्स की। सारी बातें तुम रूबरू होते चले जाओगे और सब कुछ सीख रहे हो। प्राइस क्या है? प्राइस का मतलब क्या है? अगर लेट से मेरे को मार्केट में जाकर एक फोन खरीदना है और ये मार्केट में फोन लेट से 50,000 रुपए का मिल रहा है, तो ये इसकी प्राइस हो गई। प्राइस का मतलब क्या है? द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द यूनिट और अमाउंट ऑफ मनी हैज टू बी गिवन टू गेट दैट कमोडिटी। किसी सामान को खरीदने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो पैसा उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब बात करें ये जनरल प्राइस लेवल किसे बोलते हैं। जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या है? ऑन एन एवरेज सारे प्रोडक्ट्स की जो देश में बिक रहे हैं उसकी प्राइसेस क्या है। तो जनरल प्राइस लेवल रेफर्स टू एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। एवरेज प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। जितना भी सामान हमारे देश में बन रहा है उसका अगर हम एवरेज प्राइस निकाल लेंगे तो उसे हम जनरल प्राइस लेवल कहेंगे। अब बच्चा पार्टी तुमने सुना होगा, ये इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रही है, ये इन्फ्लेशन क्या है? अगर लगातार परसिस्टेंट प्राइसेस बढ़ते चले जाएं, एप्रिशिएबल होते चले जाएं और सारे प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ें तो उसे हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। मैं कीवर्ड लेकर आया हूं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ परसिस्टेंट, पहला कीवर्ड, एंड अप्रिशिएबल राइज इन जनरल प्राइस लेवल। लगातार अगर सारे प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा होगा, बढ़ेंगी कीमतें, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। सब बच्चों को ये बात समझ में आई है? ठीक है ना। अब इन्फ्लेशन किस वजह से होता है? तुम्हारे दिमाग में ख्याल आता होगा ना, यार महंगाई हो रही है, महंगाई के पीछे यार रीजन क्या है यार? तो महंगाई के पीछे, इन्फ्लेशन के पीछे दो रीजन होते हैं। सबसे पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब इतना ज्यादा लोग खरीद रहे हैं कोई पर्टिकुलर कमोडिटी, मतलब लोग एकदम पीछे ही पड़ गए हैं, इतनी ज्यादा डिमांड है। तो डिमांड की बढ़ने की वजह से जब चीजों के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर सामान को बनाने की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है, ये रिमोट पहले 20 रुपए का बनता था, अब ये रिमोट 50 रुपए का बनने लगा, यार महंगा हो गया, इसमें लागत ज्यादा लगने लगी, इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लगने लगा, तो इसकी वजह से अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ में आ रहा है? डिमांड बढ़ी जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सामान को बनाने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो रहा है, उसकी वजह से प्राइस महंगे हो रहे हैं, तो उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब अगली बात पे आते हैं बेटा जी। अगली बात है यार, ये वैल्यू क्या है? जैसे बोलते हैं ना, तुम्हारी मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, तुम मुझे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हो। अरे वैल्यू क्या है? ये वो वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। इट रेफर्स टू वैल्यूएशन प्लेस्ड बाय अ हाउस होल्ड। कहना क्या चाहते हो? दो तरह की वैल्यू होती है, एक होता है वैल्यू इन यूज, दूसरा होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। ठीक है ना। इट रिलेट्स टू कंजम्पशन वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी। जैसे मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, उसकी बहुत वैल्यू, फूड की मेरे लिए बहुत वैल्यू है। इसको आपने कैसे समझा? वैल्यू इन यूज। दूसरा वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी। लेट्स से ये मोबाइल 50,000 रुपए का मिलेगा मार्केट में, तो ये कौन सी वैल्यू है? वैल्यू इन एक्सचेंज। मतलब इस्तेमाल करते समय जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो वैल्यू इन यूज है, और एक्सचेंज करते समय जो आपको पैसे देने पड़ रहे हैं वो वैल्यू इन एक्सचेंज है। अब यहां पर भी समझना, दो वैल्यूज और, नॉमिनल वैल्यू किसे बोलते हैं? एक्सचेंज के अंदर ही आएगा ये। और रियल वैल्यू किसे बोलते हैं? नॉमिनल का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। किसी भी चीज का प्राइस अगर पैसों के टर्म्स में बताया जाए तो उसको नॉमिनल वैल्यू बोलेंगे। रियल वैल्यू कैसे बोलेंगे? इट रेफर्स टू परचेजिंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अदर कमोडिटी। कहने का मतलब क्या है? मान लेते हैं ये मोबाइल फोन है, ये 50,000 रुपए का आता है, ये कौन सी वैल्यू हो गई? ये नॉमिनल वैल्यू हो गई। मैंने बोला एक मोबाइल फोन में तुमको लेट से 4 नोकिया के फोन मिल जाते, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया? एक चीज के टर्म में दूसरे प्रोडक्ट को वैल्यू किया, इसे बोलेंगे रियल वैल्यू या परचेजिंग पावर। ठीक है ना, कि आपकी कितनी हद है सामान को खरीदने की। समझ में आ रही है बेटा जी? अब मार्केट की बात करते हैं।
मार्केट आसान भाषा में तो वो जगह है जहां पर बायर मिलता है सेलर से और प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सचेंज करता है, खरीदता है, बदले में पैसा देता है। तो इट मींस अ सिस्टम और सेटअप इन विच बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर एबल टू इंटरैक्ट and communicate with each other, strike a deal about the price and the quantity to be bought and sold। अब मार्केट हो सकता है किसी फिजिकल एग्जिस्टेंस में भी हो जहां पर तुम ऑफलाइन जाकर सामान खरीदते हो, और आज की डेट में अमेजॉन में, ब्लिंकिट में, जेप्टो में, फ्लिपकार्ट में भी आप सामान सीधा सेलर से खरीद सकते हैं। तो या तो कोई प्लेस होगी या तो कोई सेटअप होगा जहां पर बायर और सेलर मिलेंगे, चाहे फिजिकली चाहे वर्चुअली, और वहां पर डिसाइड करेंगे कितना प्रोडक्ट और सर्विस खरीदना है एंड दे स्ट्राइक अ डील। उसे हम बोलेंगे मार्केट। समझ में आ रही है बेटा जी? अब दो तरह की मार्केट है, एक तो मार्केट है गुड्स मार्केट और दूसरी है फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट मतलब क्या? वही लैंड, लेबर, कैपिटल, याद है ना? फैक्टर सर्विसेज। गुड्स मार्केट जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। फैक्टर मार्केट क्या होता है? जहां पर लेबर्स मिलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जहां पर लेबर लेने जा रहे हो, फैक्टर सर्विसेज खरीदने जा रहे हो, उसे हम फैक्टर मार्केट कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अब आज वाह भाई वाह, अगला टॉपिक सुन के ही क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है वाला गाना याद आ जाएगा। पैसा पढ़ने आ रहे, क्या बोले क्या चीज है पैसा? भाई मनी के बारे में बात करने आ रहे। पैसा क्या है? पैसा सुकून है सर। पैसा तो मेरी पहली मोहब्बत है सर। ओ माय गॉड, इतना अच्छा पैसा होता है। पैसे से ही दुनिया है, पैसा चला जाए तो दुनिया चली जाएगी। हाँ सच है ये, बिल्कुल। मनी का मतलब क्या है? ऐसी चीज जो सब लोग एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है ना? विच इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल, जो आपको सामान खरीदने बेचने में हेल्प करे, वो मनी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल, कैसे? एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। किसी सामान को खरीदने के लिए, किसी सामान को सेव करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए जो चीज सब लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको मनी बोलते हैं। पहले क्या होता था ना? पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि लेट्स से मेरे पास ये ग्लास है, तुम्हारे पास ये कप है, मतलब तुम्हारे पास इस तरह का ग्लास है, मैंने आपस में गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज हो जाए तो उसे बार्टर कहते थे। फिर मनी इकोनॉमी आ गई, अब हमको गुड्स खरीदना है और बदले में कैश देना है तो उसे हम मनी इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है ना? तो सब बच्चों को समझ में आ गया, जिसमें मनी चलता है, मनी इकोनॉमी से गुड्स के बदले गुड्स, उसको बार्टर इकोनॉमी। अब दुनिया में सिर्फ मनी इकोनॉमी ही आज की डेट में प्रैक्टिकल है और यही चलती है। पहले था जमाना जब बार्टर सिस्टम चला करता था। अब बात करते हैं मेरी जान हम इनकम की। तो क्या सर मनी अलग है, इनकम अलग है? हाँ रे बाबा, आओ समझते हैं। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फ्लो ऑफ मनी अक्रूइंग टू एन इंडिविजुअल और ऑल पीपल इन इकोनॉमी ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब भाई हमारे देश के पास तो बहुत पैसा है, वो मनी है, उसमें से तुम कितना कमा रहे हो? लेट्स से अच्छा 10 करोड़ रुपए शुभम सर कमा रहे हैं, मान लेते हैं भाई, भगवान सच हो जाए कभी। 10 करोड़ रुपए शुभम सर साल में कमा रहे हैं, तो 10 करोड़ रुपए शुभम सर की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। ठीक है ना? वो सारा पैसा जो मेरी तरफ आ रहा है, जो मैंने कमाया है, उसे हम इनकम या इनकम कहेंगे। अब देखो पहली चीज, फैक्टर इनकम। इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल्स लार्जली बाय सेलिंग फैक्टर सर्विसेज टू देम। अगर मैं किसी के वहां नौकरी करने लगूं, वहां से मुझे सैलरी मिलेगी, तो वो मेरे लिए फैक्टर इनकम हो जाएगी। और दूसरा होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब देश के लिए। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मतलब वो पैसों का सामान जो हमारे देश ने पूरे साल में प्रोड्यूस किया है, उसकी जो वैल्यू है उसे हम लोग नेशनल इनकम कहेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने पढ़ाने से जो पैसे कमाए अपनी सर्विसेज देकर, उससे मैं फैक्टर इनकम बोलूंगा। और देश में कितने वैल्यू का सामान प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम नेशनल इनकम बोलेंगे। अब एक टर्म आएगा जिसको हम लोग पर कैपिटा इनकम बोलेंगे। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है मेरी जान प्रत्येक व्यक्ति की इनकम, पर पर्सन इनकम। कैसे निकालेंगे? निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, देश की इनकम मतलब नेशनल इनकम डिवाइड बाय देश की पॉपुलेशन है। मान लेते हैं हमारे देश की इनकम 10,000 रुपए है और हमारे देश में सिर्फ 100 लोग रहते हैं, तो पर पर्सन की इनकम कितनी हो गई? 100 रुपए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम।
सबको एकदम क्लियर है? कैसे लग रहे हैं नोट्स? तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि बिल्कुल क्रिस्प, बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट है कि नहीं। बहुत मेहनत करके आपके लिए पूरी टीम ये कर रही है, तो यार जाकर डाउनलोड कर लो और दबा के शेयर करो जिससे भी मन करे तुम्हारा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं सेविंग्स क्या होती। सेविंग्स का मतलब वो पार्ट ऑफ इनकम जो तुम बचा के रखते हो किसी फ्यूचर पर्पस के लिए, उसको सेविंग कहा जाएगा। तो दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन, ठीक है ना। तो अगर कोई एक बंदा सेविंग करेगा उसे इंडिविजुअल सेविंग कहेंगे, अगर कोई बिजनेसमैन सेव करेगा तो उसको बिजनेस सेविंग कहेंगे, कोई पैसा गवर्नमेंट सेव करेगी तो उसे गवर्नमेंट सेविंग कहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? क्लियर क्लियर लग रहा है बाबू? इन्वेस्टमेंट, ऐसा कहीं पर पैसे रखे जहां से पैसे बढ़ने लगे, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट तुम्हें बात समझ में आ रही है कि नहीं? एकदम क्लियर लग रहा है ना? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ यूजिंग प्रोडक्शन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। अब देखो, अगर हमने मशीन बनाया और मशीन से और सारे गुड्स बनाए तो मशीन में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसी जगह पैसा डालो जहां पर और प्रोडक्शन किया जा सके, पैसे से पैसे बनाए जा सके, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंट, ये सारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब अगर प्रोड्यूसर है तो मशीनरी लगा रहा है, मशीनरी में पैसा डाल रहा है, फैक्ट्रीज बना रहा है, तो उसको प्रोड्यूसर्स की इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब नॉर्मली अगर हम रेसिडेंशियल हाउसिंग में कुछ सामान खरीद रहे हैं, मतलब कुछ घर खरीद रहे हैं, कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कमर्शियल ले रहे हैं, तो वो भी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। और अगर मैं शेयर्स में पैसा डाल रहा हूं, स्टॉक्स में पैसा रख रहा हूं, बैंक की एफडी में पैसा रख रहा हूं, तो वो भी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट का पार्ट कहलाएगी। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? अब वेल्थ का मतलब क्या है कि सर हमें यार चाहिए क्या? हमें वेल्दी होना है, हमें अमीर होना है। तो वेल्थ का मतलब क्या है? स्टॉक ऑफ ऑल दोज असेट्स विच आर सोर्स ऑफ इनकम, मतलब वो सारे सोर्स जहां से तुम्हारे पास पैसा आ रहा है उसको वेल्थ कहते हैं, ठीक है ना। अब वेल्थ के साथ जरूरी क्या है? ये सबसे पहले यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, और ये लिमिटेड होती है, स्कार्स होती, ट्रांसफरेबिलिटी होती है। जैसे कि तुम्हारे दादाजी ने अगर कोई जमीन खरीदी थी और तुम्हारे नाम कर दी तो वो वेल्थ ट्रांसफर हुई है, एंड उसका एक्सचेंज वैल्यू होना चाहिए। जैसे पापा ने तुम्हारे लिए जमीन खरीदी हाईवे के ऊपर, तो बेचेंगे तो 10 करोड़ रुपए की बिकेगी, तो एक्सचेंज वैल्यू है उस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेल्थ के। वेल्थ में पहली चीज क्या होती है? आपके लिए यूटिलिटी होनी चाहिए, जरूरत आपको, आपका सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। स्कार्सिटी, वेल्थ आर लिमिटेड और इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड दे हैव एक्सचेंज वैल्यू एज वेल। अब बात करते हैं पर्सनल वेल्थ क्या है और नेशनल वेल्थ क्या है। पर्सनल वेल्थ का मतलब क्या? वो सारी चीजें जो एक पर्सन ओन करता है उसे पर्सनल वेल्थ बोलते हैं। नेशनल वेल्थ का मतलब क्या होता है? स्टॉक ऑफ ऑल टेंजिबल वेल्थ दैट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो सारी वेल्थ, वो सारे प्रोडक्शन, वो टेंजिबल वेल्थ जिनसे और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, वो देश की वेल्थ कहलाएंगी। जैसे हमारे जितने पावर प्लांट हैं, जितने न्यूक्लियर प्लांट हैं, वो सब देश की वेल्थ है। जितने डैम्स हैं, जितनी रोड्स हैं, वो नेशनल वेल्थ का पार्ट है, ठीक है ना। वैसे अगर मेरी कार है, मेरी जमीन है, मेरी बिल्डिंग है, वो मेरी पर्सनल वेल्थ है। अब बात होने जा रही है और चैप्टर अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचने वाला है। ये वेलफेयर क्या होता है? समाज सेवा क्या है? मतलब ऐसा कोई कार्य जिससे दूसरे के बेहतरी के लिए कुछ किया जाए, दूसरे की जिंदगी को आसान बनाने के लिए किया जाए, उसे हम वेलफेयर कहते हैं। तो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, अ सेंस ऑफ वेलबीइंग अमंग द पीपल इज नोन एज वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर किसे बोलते हैं? इज द सम टोटल ऑफ हैप्पीनेस ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। कितना लोग खुश हैं, कितने लोग तरक्की कर रहे हैं, ये सब वेलफेयर का पार्ट आएगा। सारे लोगों की अगर हैप्पीनेस को ऐड कर दे, सारे लोगों की अगर चीजों को ऐड कर दे, तो उसे हम सोशल वेलफेयर बोलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ूं, अब टाइप्स ऑफ वेलफेयर पे आते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक का मतलब पैसे से रिलेटेड है, पैसा। इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय मॉनिटरी टर्म्स। ऐसी वेलफेयर जिसको पैसों में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक वेलफेयर बोलेंगे। क्लियर है? नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स। जैसे मान लो कि आप एक कॉलोनी में रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, वहां पर आपने क्या किया? आपने वहां पर फ्री फूड कर दिया। फ्री फूड
मतलब भंडारा लगा, जैसे लखनऊ में हमारे बड़ा बंगल में भंडारे लगते हैं, वैसे आपने भंडारा लगा दिया है, ठीक है ना, लंगर लगा दिया, जैसे कि सिख पीपल हमारे इंडिया में करते हैं। तो आपने जब लंगर लगाया तो आपने उसे पैसे लगाए, उस चीज को आप पैसों में कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे इकोनॉमिक वेलफेयर बोलेंगे, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब है कोई बहुत उदास था, बिल्कुल उसको अच्छा नहीं फील कर रहा था, तुमने उसके साथ बैठा, दो बातें करी, ठीक है ना। काफी ओल्ड एज लोगों के साथ ये वाली प्रॉब्लम आती है कि यार उनसे बात करने के लिए कोई नहीं है, तो तुमने उनसे बात कर लिया, उनका हालचाल पूछ लिया और वो खुश हो गए उस बात से, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। समथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी इकोनॉमिक वेलफेयर, एंड समथिंग व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। चलें आगे बढ़े, अब बात करने जा रहे हैं ये बिजनेस साइकिल क्या होती है। अच्छा बच्चा पाड़ी, तुमने कई बार ये सुना होगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, रिसेशन आ गया है, डिफ्लेशन आ गया है। ये सब क्या है, ये साइकिल ऑफ बिजनेस होते हैं। हमेशा जिंदगी एक जैसी नहीं रहती है, तो वैसे ही बिजनेस भी हमेशा, इकोनॉमी भी वैसी एक जैसे नहीं रहती है, बार बार ये सिचुएशन चेंज होती रहती है। इसको हम लोग बिजनेस साइकिल कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज रिकरेंट फ्लक्चुएशंस इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी। इसको हम लोग बिजनेस साइकिल बोलते हैं कि जैसे जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के द्वारा इकोनॉमी के अंदर, उसे हम लोग बिजनेस साइकिल बोलेंगे। बिजनेस साइकिल में होता क्या है, 4 तरह की स्टेजेस हैं। पहली स्टेज होती है एक्सपेंशन या प्रॉस्पेरिटी, जब ग्रो कर रही होती इकोनॉमी, सबके पैसे बढ़ रहे होते हैं, बहुत सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, सबकी जिंदगी में खुशियां आती हैं, ठीक है ना। और तुमको बताऊं ये टॉपिक मैं एग्जैक्टली सीए फाउंडेशन में भी पढ़ाता हूं, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 5 में बिजनेस साइकिल है उसका। फिर क्या आता है, फिर आता है रिसेशन। अब देखो यहां पर ये जो मार्क किया डायग्राम ना, इससे थोड़ा सा गड़बड़ किया है। ये देखो, ये रिसेशन एक्चुअल में ये वाला पॉइंट नहीं है। सबसे पहले आप बात समझिएगा और मैं आपको यहां पर क्लियर करके दिखाता हूं, ठीक है ना। ये भैया जो बात है वो क्या है, ये क्या होता है, ये एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, यहां पर पीक पहुंच गया, ग्रोथ एकदम मैक्सिमम हो गई, ये हो गया पीक, ठीक है ना। दिस इज सेकेंड स्टेज रिसेशन, ये पीक पहुंच गया। अब ये थर्ड स्टेज है रिसेशन, मतलब अब जब स्लो डाउन होने लगा, ये है रिसेशन। दिस इज स्टेज नंबर 3 कि अब क्या आ रहा है, रिसेशन आ रहा है। जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने लगी, लोग सामान सस्ता भी मिल रहा है तो भी नहीं खरीदना चाहते, और ये जो है ये डिप्रेशन है। इसको मैं एक और शब्द बताऊं, इसको ट्राउ भी बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे लोवेस्ट पॉइंट, सिवियर डिप्रेशन जब हो जाता है इकोनॉमी के अंदर, एकदम बुरी हालत हो जाती है, तो उसको डिप्रेशन कहा जाता है। फिर वापस से अगर इकोनॉमी हमारी रिवाइवल स्टेज पर आती है तो उसको हम लोग रिकवरी बोलते हैं। तो इसको डिप्रेशन को अपन चौथी स्टेज बोलेंगे और रिकवरी को अपन 5वीं स्टेज बोलेंगे। हालांकि बुक में 4 ही मेंशन है, आप इस तरह से इसको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा जी, सबको समझ में आया। अभी बताया गया जब हमारी इकोनॉमी तरक्की कर रही होती है, ग्रो कर रही होती है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। फिर हमारी जब स्लो डाउन होने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि यार हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यार रिसेशन आ रहा है। और जब रिसेशन सीवियर हो जाता है तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। और इकोनॉमी जब वापस से रिवाइव कर रही होती है तो उसको रिकवरी बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में ये सारी स्टेजेस आएंगी, किसी के बाद कोई सी भी स्टेज आ सकती है। हो सकता है कि बहुत समय तक एक्सपेंशन फेज चले, और कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि 3 साल के लिए एक्सपेंशन होगा, 3 साल के लिए रिसेशन होगा, ऐसा नहीं होता है। तो कोई स्टेज की टाइमिंग नहीं है, कभी कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। और ऑटोमेटिकली सही भी हो सकता है, गवर्नमेंट की इंटरवीन करने से भी सही होता है, ठीक। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा जी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। ये टॉपिक पूरी क्लास 12 में तुम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ोगे, मैक्रो का पहला चैप्टर है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या, अगर हम पूरे लोगों की डिमांड को क्लब कर दें, हमारे देश के अंदर सब लोग क्या डिमांड कर रहे हैं उसको ऐड कर दें, तो एग्रीगेट डिमांड बोला जाएगा। मतलब इट में बी डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच ऑल बायर्स ऑफ द इकोनॉमी डिजायर टू परचेज। ये ऑल कीवर्ड जरूरी है, सारे लोग क्या कंज्यूम करना चाहते हैं उनकी डिमांड को ऐड कर दिया जाए तो उसे एग्रीगेट डिमांड कहा जाएगा। इसको फॉर्मूला भी है, AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G, इसमें और लिख लो प्लस X माइनस M। C क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड। अभी तो मैं नहीं पढ़ना, 12th में है, मुझे पता है इसलिए बता देता हूं। I मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X मतलब एक्सपोर्ट, M मतलब इंपोर्ट, तो वो नेट एक्सपोर्ट है। हालांकि बस तुम्हें पता होना चाहिए, इसका यूसेज और न्यूमेरिकल क्लास 12th में आएंगे।
अब एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? वो टोटल अमाउंट जो सारी फर्म्स मिलकर प्रोड्यूस करके सप्लाई करना चाह रही हैं इकोनॉमी के अंदर, उसको एग्रीगेट सप्लाई कहा जाएगा। तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट विच ऑल फर्म्स और विलिंग टू प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। सारी फर्म्स जो मिलकर प्रोड्यूस करना चाह रही हैं उसको एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई में C+S आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, इनकम के बराबर सप्लाई होती है। खैर इसको यहां पे नहीं पढ़ना है, 12th में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ इकोनॉमी एंटिटीज के बारे में, कौन कौन किरदार हैं। सबसे पहला हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन होता है? वो जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। हाउस होल्ड मतलब हमारे तुम्हारे ऐसे लोग, तुम आगे चल के नौकरी करने जाओगे कहीं पर तो तुम भी हाउस होल्ड हो, ठीक है ना। जो आप समझ रहे हैं ना, लैंड लेबर कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, फैक्टर सर्विस प्रोवाइडर जो है उसको हम लोग हाउस होल्ड बोलते हैं। पर्संस और ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस अबाउट द टाइप ऑफ कमोडिटीज टू बी परचेस, उनको हम लोग हाउस होल्ड बोलते हैं। किस तरह का सामान खरीदना है, कैसे कंजम्पशन करना है, कहां नौकरी करनी है, सब कुछ डिसाइड करने वाले हाउस होल्ड होते हैं। दूसरी तरफ आते हैं फर्म्स, जिसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। मतलब वो एंटिटी जो इनसे सर्विसेज लेकर प्रोड्यूस करेगी और इन्हीं को माल वापस बेच देगी, उसको फर्म्स कहते हैं। इसको भी डिटेल में ही पढ़ना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्लास 12 के अंदर, नेशनल इनकम के चैप्टर के अंदर। तो एंटिटीज विच एम्प्लॉयज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस कमोडिटीज एंड इट सेल्स टू अदर पीपल। तो फर्म्स कौन होते हैं? जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो सामान बनाते हैं। किसकी हेल्प से बनाते हैं? हाउस होल्ड की हेल्प से बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं, मतलब हाउस होल्ड को वापस सेल करते हैं। गवर्नमेंट क्या है? तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट पोजेस लीगल एंड पॉलिटिकल पावर। वो संस्था जिसके पास लीगल पावर है उसको हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं। पॉलिटिकल पावर जो देश चला रहे हैं वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का क्या काम होता है? टैक्सेस कलेक्ट करना, सब्सिडीज देना, ये सारी चीजें, ठीक। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा जी। ये क्या है? लास्ट टॉपिक है ये स्टॉक क्या होता है और ये फ्लो वेरिएबल क्या होता है। ऐसी कोई चीज जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट की जा सके, ऐसी कोई चीज जिसको एक समय पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको स्टॉक बोलते हैं। समथिंग विच इज कैलकुलेटेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज स्टॉक वेरिएबल, and something which is calculated over a period of time उसे हम फ्लो वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैं ये बोलूं कि आपने आज कितने पैसे कमाए शाम को 7 बजे, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही, पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो रहा है, तो उसको स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलेंगे। और मैं बोलूं पिछले साल तुमने फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में कितने पैसे कमाए, तो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। तो दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो जरूर से अपने ISC के फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। जाकर फटाफट से आप नोट्स डाउनलोड कर लिए, विच इज फ्रीली अवेलेबल ऑन माय एप्लीकेशन। मोरओवर अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आपको रिगरस पढ़ाई करनी है तो टाइटन्स के कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।